Hey guys, welcome back to again my channel. I am Rupali Gupta and we were discussing about SSC JEE previous year solved objective questions which is very important for our upcoming exam of SSC which is going to held in September. ठीक है। और गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के उनको कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये फिनिश हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद अब हमें कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अभी आज हम स्टार्ट करते हैं सेट 2 से और अपने क्वेश्चन से। द मिनिमम डाया ऑफ एन ओपनिंग ऑफ मैन होल शुड बी। तो कल भी हमने बात की थी कि मैन होल क्या होता है, मैन होल के कहाँ प्रोवाइड करते हैं, किन किन जगह पे प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली बेसिकली मैन होल होता है क्या, इसको हम लोग सीवर्स में इंस्पेक्शन पर्पस और मेंटेनेंस पर्पस के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हर बेंड्स ग्रेडियंट स्लोप जो भी होता है उसको वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इवन 30 मीटर की डिस्टेंस पे भी हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं, या फिर कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो उसके हिसाब से हम लोग उसका देख लेते हैं। हर मतलब इसका हर तरीके से स्पेसिफिकेशन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके डाया की बात की जा रही है। तो मेन हो गया पर्पस क्या था इसका, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन पर्पस के लिए सीवर में इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसका जो मिनिमम डाया होता है ऑप्शन देख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1005 सेंटीमीटर। तो इसको जो मिनिमम डाया होता है ओपनिंग ऑफ मैन होल वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया विच मे बी प्रेजेंट इन सीवेज मे बी। तो यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि हार्मफुल जैसे वाटर एंड बॉर्न डिजीज़ होती हैं हमारी, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे बैसिलस हो गया और ये जो कॉलरा की वजह से जो होता है उसके मतलब जी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ पे सीवेज की बात की जा रही है, विच में भी प्रेजेंट इन सीवेज। तो यहाँ क्या होगा देख लेते हैं ऑप्शन, ई कोली, बी कोली। तो ये तो ई कोली बी कोली इसमें ऑप्शन में नहीं है मतलब इसके लिए। नेक्स्ट है विब्रियो कॉलरा। तो जो इसका सही आंसर है वो यहाँ पे हमारा सी होगा। है राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया सीवेज में प्रेजेंट होता है वो होता है विब्रियो कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। तो जो सीवर होता है जो कि डिस्चार्ज रिसीव करता है बहुत सारे हाउसेस से, नंबर ऑफ हाउस सीवर्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल सीवर, या फिर और इसको एक नाम से और भी बोलते हैं ब्रांच सीवर। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है डिस्चार्ज पहले हमारा क्या करता है, ये हमारा जो घरों में जो वेस्ट पाइप होता है वेस्ट पाइप से निकल के ये हमारा सब इसमें जाता है ब्रांच सीवर में, ब्रांच सीवर से फिर ये सब मेन में जाता है और सब मेन से फिर ये मेन सीवर लाइन पाइप में हमारा जाता है। ठीक है, तो हेयर राइट आंसर विल बी बी, लेटरल सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct graphical representation of BOD and time t is given by। अब यहाँ पे BOD और टाइम के बीच में पूछा गया है कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या है। अब BOD से जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमने जो सेट 1 किया था उसमें भी हमने BOD से बहुत से जो क्वेश्चन आए थे उनका डिस्कशन किया था। तो ये भी क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए SSC में कि जो BOD होता है ड्रिंकिंग वाटर का कितना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया, ये इसका नील होता है। ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर में BOD होता है। नेक्स्ट है हमारा कि BOD जो कल अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी ये सेट में था कि जो BOD 5 और अल्टीमेट BOD होता है उसका रेशियो क्या होता है। तो इसका जो रेशियो होता है वो 0.68% आता है या फिर 6 और 68%। ये आया कहाँ से था, जब हमने ये BOD का जो फॉर्मूला, BOD का फॉर्मूला क्या होता है, BOD 5 इक्वल टू अल्टीमेट BOD इन ब्रैकेट 1 माइनस 10 KD इंटू टी। टी क्या है यहाँ पे, टी है हमारा डेज जो कि 5 डेज के बात करें तो यहाँ टी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और केडी क्या है, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, जो कि हमारा जैसे सैग कर्व होता है, सैग कर्व में क्या होता है, एक होता है हमारा ये डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, एक होता है हमारा रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। तो वहीं से ये केडी और केआर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जब इसका हमने रेशियो निकाला तो वो 0.68% आया था। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये भी पूछा आता है कि जो BOD का टेस्ट करते हैं वो कितने दिनों पे और कितने टेम्परेचर पे करते हैं। तो जो BOD का स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हम लोग 5 दिन BOD, इसीलिए हम लोग इसको 5 लिखते हैं, 5 डेज पे BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है इसमें ग्राफ की कि जो ग्राफ बनता है BOD और टाइम के बीच में, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो करेक्ट है वो हमारा सी ऑप्शन।
ठीक है। ये हमारा BOD है और ये हमारा टाइम है। तो धीरे धीरे क्या होता है, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, धीरे धीरे जो BOD की वैल्यू है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि वेस्ट का डिकम्पोजिशन होने लगता है। BOD की वैल्यू इसीलिए कम हो जाती है। BOD क्या होता है, इसको BOD को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती, हमें नहीं, जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर में, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको जो वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैसे कि वेजिटेबल्स के पील होते हैं या फिर काउडंग होता है, वो पड़ा रहता है, धीरे धीरे वो सड़ जाता है। तो वो सड़ जाता है, तो सड़ता कैसे, कि वो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो देखा होगा, तो जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करते करते उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या होता है, BOD, तो ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, वो जो वेस्ट है उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया के थ्रू होती है उसी को हम लोग BOD बोलते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन होती है BOD की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने BOD की बात की, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये BOD का ही आया है। BOD टेस्ट इज कंडक्टेड एट टेम्परेचर ऑफ, अभी बताया हमने कि जो BOD का टेस्ट करते हैं वो कितने दिन पे, BOD का टेस्ट 5 डेज पे एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है। तो हेयर राइट आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनेक्टिंग पाइप इन mm फॉर सेप्टिक टैंक शुड नॉट बी लेस दैन। तो यहाँ सेप्टिक टैंक की बात की जा रही है। कनेक्टिंग पाइप की जो डाया होती है वो कितने साइज़ का, मतलब हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मेनली देखते हैं सेप्टिक टैंक क्या होता है। सेप्टिक टैंक जो होता है हमारा, जैसे कि हम इंडिविजुअल, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए, तो वहाँ जहाँ पे सीवर लाइन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं जी। तो इससे क्या होता है, जो हमारा बाथरूम का वेस्ट होता है वो जाके उसमें जाके डाइजेस्ट होता है। और इसका जो सेप्टिक टैंक होता है, इसका जो डिटेंशन टाइम होता है, डाइजेशन टाइम कह लीजिए या फिर डिटेंशन टाइम कह लीजिए, उसका टाइम होता है हमारा 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में इसका टाइम होता है। मतलब 24 से 48 घंटे में ये वेस्ट को डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे तो अभी कनेक्टिंग पाइप की बात हो रही है, सेप्टिक टैंक में कितनी नहीं, शुड नॉट बी लेस दैन। तो हेयर राइट आंसर विल बी B, 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कनेक्टिंग पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवर पाइप्स एट सुटेबल इंटरवल। तो ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। कैच बेसिन्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन सीवर फॉर कैरिंग ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो कैच बेसिन्स को भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए। ठीक है। और मैनहोल्स का भी अभी हमने बताया था कि उसको हम लोग सुटेबल इंटरवल पे करते हैं, जहाँ पे ग्रेडियंट बैंड्स जो भी आता है उस जगह पे हम लोग मैनहोल्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनलेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन ऑल सीवर। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इनलेट्स को हम लोग जनरली हर जगह पे प्रोवाइड नहीं करते हैं सीवर में। जो ऑल सीवर लिखा हुआ है इसको नहीं वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था तो इनकरेक्ट है यहाँ पे C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ Q इज़ द एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन P, द मैक्सिमम सीवेज फ्लो। यहाँ सीवेज फ्लो की बात की जा रही है कि कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला जो होता है वो हमारा वही Q = 18√P/5 + √P ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इनटू Q जो हमारा एवरेज सीवेज फ्लो। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये जो ऑप्शन में C है ये हमारा ये फॉर्मूला है। तो है राइट आंसर विल बी C। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्मूलेज याद करने हैं। अब जो SSC का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और क्वेश्चन भी बहुत ऐसे पूछने लगे हैं जो कि पहले इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे। ठीक है। तो आपको ये सारे ही फॉर्मूलेज को अच्छे से याद करना है, जो कि हमारे सीवर जब कनेक्टिंग करते हैं, जो पाइप अपर्टेनेंसेस होते हैं उनका डाया क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वाटर क्लोजेट, ये सारे ही डायमेंशन सब पूछी जाने लगे हैं एग्जाम्स में। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिफोर एंटरिंग अ मैन होल अ कैंडल इज लोवर्ड इनटू द मैन होल। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए कि मैन होल का क्वेश्चन आ गया। इस तरह के क्वेश्चन अभी प्रीवियस सेट जब किए थे तब भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। अब यहाँ पे पूछा गया बिफोर एंटरिंग अ मैन होल कैंडल इज लोवर्ड इनटू द मैन होल। तो कैंडल जो हम लोग नीचे जला के देखते हैं वो किस लिए देखते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। टू इल्यूमिनेट इट, टू डिटेक्ट टॉक्सिक गैसेस, तो ये तो नहीं है और ना ही टॉक्सिक गैसेस की प्रेजेंस को देखने के लिए करते हैं। टू गिव अ सिग्नल टू द एडजेसेंट मैन होल, ये भी नहीं, सिग्नल के लिए भी हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए हम लोग कैंडल को जला के देखते हैं। और कैंडल अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी वहाँ पे तो क्या होगा कि कैंडल नहीं जलेगी, क्योंकि जो कैंडल है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जलेगी। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैप विच इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें तो ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रैप प्रोवाइड करते हैं जो हाउस सीवर और स्ट्रीट सीवर है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि जो फाउल गैसेस हैं वो हमारे घर में ना आ पाए। जो कि स्ट्रीट सीवर की जो फाउल गैसेस हैं उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रैप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं। इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है। इसका हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, जो फाउल गैसेस की एंट्री है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इसके लिए इसमें जो इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो यूज़ करते हैं इसके लिए जो वाटर सील होती है उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा डेप्थ का वाटर सील प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट इसमें 100 mm की वाटर सील डेप्थ हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो फाउल गैसेस की एंट्री को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी साइफोनेज पाइप इज़ कनेक्टेड टू। आपने देखा होगा अभी 2017 का भी प्रीवियस भी क्वेश्चन देखा था कि जिसमें जितने भी हैं जो सीवर के जितने भी अपर्टेनेंसेस रहते हैं, सीवर लेइंग में जितने भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो और ये वैल्यू सारी आपको याद करने वाली हैं। अब यहाँ पे एंटी साइफोनेज पाइप की बात की जा रही है। एंटी साइफोनेज पाइप इज़ कनेक्टेड टू, तो इससे कहाँ से कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मेन सॉइल पाइप, बॉटम ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेट, टॉप ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेट, साइड ऑफ वाटर क्लोजेट। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी, टॉप ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेट। अब ये यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी सही, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं ये एंटी साइफोनेज पाइप क्या होता है। तो एंटी साइफोनेज पाइप क्या होता है कि जब हम ऊपर किसी फ्लोर से अगर पानी, जो वेस्ट पाइप हमारा होता है, मेन पाइप कह लीजिए या फिर वेस्ट पाइप, तो जब वाटर उससे जाता है तो उसमें एयर क्रिएट हो जाती है। तो एयर क्रिएट हो जाती है, उससे पाइप की जो सील है या पाइप है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे साइफोनिक एक्शन भी क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एंटी साइफोनेज पाइप का यूज़ करते हैं या वेंट पाइप से कनेक्ट करके, ठीक है। छोटी सी पाइप को कनेक्ट कर देते हैं वेंट पाइप से, जिससे कि क्या होता है कि जो एयर होती है वो वहाँ से निकल जाती है और हमारे पाइप को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज़ अ मैन होल प्रोवाइडेड इन अ बेस ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पे फिर देखिए मैन होल का क्वेश्चन आया है कि कहाँ कैसे प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। एट एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, तो ये सही है भी, जैसे हमने बताया था जहाँ बेंड्स होते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है, ग्रेडियंट चेंज होता है, और 30 मीटर डिस्टेंस पे भी इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ये भी ऑप्शन सही है। एट एवरी 30 मीटर इंटरवल्स, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सी ऑफ इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट, ये वाटर क्लोजेट है हमारा शोन इन फिगर। तो इसकी जो वैल्यू है सी की, यहाँ पे सी की वैल्यू पूछी गई कि कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी है। सारे जो हैं वाटर क्लोजेट्स हो गया हमारा, पाइपलाइन में पाइप का डाया क्या होगा, सीवर के लिए क्या कनेक्ट करते हैं, सबकी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से याद करना है। और देखिए ये भी क्वेश्चन 2017 में आया है। ये सारा सीवर के जो अपर्टेनेंसेस हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन सारे आए हैं। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू होती है वो हमारी 18 से 20 इंच के बीच में लाई करती है। तो उसके जो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 400 mm, 450 mm, 500 mm एंड 550 mm। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी। सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो यहाँ पे यही हो जाएगा 500 mm, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The diameter of domestic sewer pipe laid at gradient 1/100 is recommended। अब यहाँ पर डायामीटर फिर पूछी गई कि जो डोमेस्टिक सीवर पाइप होती है अगर ग्रेडियंट 1/100 है तो कितना रिकमेंड किया गया है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू याद करनी है आपको। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो हमारी होगी 150 mm। हेयर राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, particles intended to be removed by continuous flow water sedimentation tank should have settling velocity। तो यहाँ पे अब पार्टिकल की बात की जा रही है। जो सेडिमेंटेशन टैंक हमारा होता है, सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, जहाँ पे जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो पार्टिकल जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं वो थ्रू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसमें सेटल डाउन कर जाते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, तो ये जैसे हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, इसमें क्या होता है जब पार्टिकल्स होते हैं तो जब ग्रेविटी के थ्रू ये इसमें बॉटम में सेटल कर जाते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और इसके लिए हम लोग डिटेंशन टाइम डिसाइड करते हैं कि जो सेडिमेंटेशन टाइम होता है उसका डिटेंशन टाइम कितना होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है हमारा PST प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है, उसका डिटेंशन टाइम होता है 4 to 6 आवर। ठीक है, और जो हमारा कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक होता है, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक, उसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो 2 to 4 आवर्स होता है। तो ये भी टाइम ही पूछा जाता है कि कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक और प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम कितना होता है, कितनी देर वाटर इसमें डिटेन करेगा कि पार्टिकल रिमूव हो जाए। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, लेस देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो सेटलिंग वेलोसिटी की बात की जा रही, तो पार्टिकल जिस रेट से सेटल करता है, ठीक है, तो ये हमारी जो होती है यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी V0 होती है, और एक होता है हमारा इसमें ओवरफ्लो रेट और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो सेटलिंग वेलोसिटी की बात की जा रही है, सेटलिंग वेलोसिटी V0 से इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर या फिर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अगर इससे ज़्यादा नहीं होगी तो पार्टिकल क्या करेगा, वो यहाँ पे सेटल करेगा नहीं और टैंक से बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए हमारी, मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। तो हेयर राइट आंसर विल बी ए। अब ये हमारा सबसे सुटेबल आंसर, इसलिए हमने यहाँ पे ए मार्क किया है। इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, लेकिन ये हमारा जो पार्टिकल सेटल होने के लिए जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है कि वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्रिड चैम्बर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पे ग्रिड चैम्बर की बात की जा रही है। अब ग्रिड चैम्बर से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रिड चैम्बर क्या होता है, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग जब सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग से जितना भी फ्लोटिंग मटीरियल होता है उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, उसमें ग्रिड चैम्बर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रिड चैम्बर में इसमें क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, जैसे ग्रिड हो गया, एग्रीगेट हो गया, उन पार्टिकल्स को हम लोग उससे रिमूव करते हैं। और इसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो हमारा मेनली 60 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड तक होता है, या इसको हम 1 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना इसका डिटेंशन टाइम होता है। इतने टाइम ड्यूरेशन में जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं, जैसे ग्रेवल हो गया, एक्सेल्स हो गई, वो सारे सेटल डाउन कर जाते हैं। और इसके बाद हम लोग स्किमिंग टैंक लगाते हैं। स्किमिंग टैंक का भी क्वेश्चन आता है। तो स्किमिंग टैंक का हम लोग यूज़ करते हैं जब अगर जो हमारा सीवेज है उसमें ऑयल और ग्रीस प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्किमिंग टैंक का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ग्रिड चैम्बर की बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। जो इसकी फ्लो वेलोसिटी होती है वो 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड के बीच में होती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है हमारा। जो डेप्थ इसकी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डेप्थ 0.9 to 1.2 मीटर इज केप्ट, ये भी सही है। ठीक है, डिटेंशन टाइम जैसे अभी बताया है कि इसका डिटेंशन टाइम 60 से 90 सेकेंड, ये 60 से 90 सेकेंड होता है। यूजुअली इसको हम 1 मिनट ले सकते हैं, तो ये भी सही है। तो हेयर क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रैप विच एडमिट्स वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर ऑफ बाथ एंड किचन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे फिर ट्रैप वाले क्वेश्चन आ गया कि ट्रैप का क्या होता है। अभी हम लोगों ने इंटरसेप्टिंग ट्रैप और एंटी साइफोनेज पाइप की बात की थी, अब यहाँ पे ट्रैप की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रैप होता है, मेनली ट्रैप 3 होते हैं हमारे, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, नहानी ट्रैप और गुली ट्रैप।
तो यहाँ पे पूछा गया है ट्रैप विच एडमिट वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर्स ऑफ बाथ एंड किचन इज कॉल्ड। तो जो है यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा नहानी ट्रैप। इसको हम लोग फ्लोर ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ भी फ्लोर होता है तो ज़्यादा सही होता, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए, नहानी ट्रैप और फ्लोर ट्रैप। ये क्या करता है, जितना भी जैसे हमारे रूम्स हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, जितना भी वहाँ से जो वाटर होता है उसको ये वहाँ से कलेक्ट करके ले जाता है पाइप में, ठीक है। तो जो प्रोवाइड करते हैं ट्रैप उसको हम लोग नहानी ट्रैप या फिर फ्लोर ट्रैप बोलते हैं। है राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्हॉफ कोन इज यूज टू डिटरमाइन डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड। तो इम्हॉफ कोन जो होता है आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, इम्हॉफ कोन ऐसा टाइप का एक रहता है ग्लास का, ठीक है। इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग सेटलेबल सॉलिड्स जो होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू सीवर शुड बी। अब सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होती है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिसमें जो जैसे पाइप में फ्लो हो रहा है तो जिसमें ना ही सिल्टिंग हो और ना ही स्कारिंग हो, और जो हमारा पार्टिकल है वो क्या करे कि वो सस्पेंशन में रहे और फ्लो कर जाए पाइप से, ठीक है। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीवर में कि जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंशन में रहे और वो जाके उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0.45 मीटर पर सेकंड मिनिमम हम लोग रखते हैं, और पार्टिकल क्या हो सस्पेंशन में रहे, तभी वो क्या होगा उसमें चोकिंग या फिर क्लॉगिंग नहीं होगी। अगर इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसमें क्लॉगिंग हो सकती है सीवर में, और जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है फिर वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो पाएगा और सीवर हमारा बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि उसमें चोकिंग हो जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू सीवर शुड बी। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी, अ मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन्ड एट 0.45 मीटर पर सेकेंड एट मिनिमम फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड प्लान एरिया ऑफ अ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेटलिंग टैंक इज नोन एज। तो अभी यहाँ पे हम लोग जैसे सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहे थे, सेडिमेंटेशन टैंक के बहुत से टाइप होते हैं, तो उसमें कंटिन्यूअस फ्लो टाइप भी टैंक होता है, उसको सेडिमेंटेशन टैंक ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि जो ये होता है डिस्चार्ज और रेशियो प्लान एरिया जो होता है वो क्या होता है। तो डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया, जो जब हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक या कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो होता है एरिया, वहाँ पे हम लोग एरिया लेते हैं B इंटू एल, विड्थ और लेंथ। वहाँ पे हम डेप्थ को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि जो डेप्थ होती है, डेप्थ का रोल जो होता है उसका रोल यहाँ पे नहीं होता है पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, ये मेनली हमारा डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, सरफेस लोडिंग, ओवरफ्लो रेट, ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V नॉट से इक्वल टू Q अपॉन BL, Q डिस्चार्ज अपॉन, और ये हमारा प्लान एरिया, तो इससे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या करता है हमारा, इसको मतलब हम सरफेस लोडिंग भी बोलते हैं, ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं, ओवरफ्लो भी बोलते हैं। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी डी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है और इसको आपको याद करना है, V नॉट इक्वल टू Q बाई BL। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेप्टिक टैंक इज, अभी डिस्कस किया था सेप्टिक टैंक जो होता है इंडिविजुअल कम्युनिटीज जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स में हम लोग बनाते हैं जहाँ सीवर लाइंस नहीं प्रोवाइड हो पाती है, और इसका जो डाइजेशन टाइम होता है वो भी हमारा कितना होता है, 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में ये रहता है। तो ये होता क्या है देखते हैं, अ सेटलिंग टैंक, अ डाइजेशन टैंक, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ दी अबव। तो ये जो होता है ये हमारा सेटलिंग टैंक भी होता है क्योंकि इसमें जो वेस्ट होता है वो जाता है, सेटल करता है और उसी में जाके डाइजेस्ट करता है। ये एक ही चैम्बर रहता है, इसी में आता है वेस्ट और इसी में इसका डाइजेशन होता है। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो हेयर राइट आंसर विल बी C, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पाइप विच इज़ यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक किचन एक्सेट्रा इज कॉल्ड। अब कौन सा पाइप यूज़ करते हैं, ये तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट बिना ऑप्शन देखे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इसमें आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। तो जो पाइप हम लोग इसके लिए प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग वेस्ट पाइप बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ए ही हमारा वेस्ट पाइप है, तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, वेस्ट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें क्या क्या होता है,
अभी हमने देखा था जैसे स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, उसमें जितना भी फ्लोटिंग मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लगाते हैं ग्रिट चैम्बर, जितना भी ग्रिट और सैंड और ग्रेवल की एंट्री होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ग्रिट चैम्बर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शनल रहता है स्किमिंग टैंक, अगर उसमें ऑयल और ग्रीस है तो हम स्किमिंग टैंक लगाएंगे, वरना फिर हम लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसमें प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद मतलब प्राइमरी, ये हमारे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया, इसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी जो होता है वो हमारा फाइनल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो हम लोग करते हैं वो जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन करते हैं, जिसमें जो हमारा वेस्ट होता है उसका डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होगा वो ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम ये तीनों चीज़ ही करते हैं। फ्लोटिंग मटेरियल को भी रिमूव करते हैं, सैंड और ग्रिट को भी रिमूव करते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेंशन टाइम या पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज़ यूजुअली केप्ट एज। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, जितनी देर के लिए वाटर उस चीज़ में डिटेन करेगा, ठीक है, रहेगा, तो उस चीज़ को हम उसका डिटेंशन टाइम बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने ग्रिट चैम्बर की बात की थी, ग्रिट चैम्बर में जब फ्लो करता है उस टैंक से तो उसका जो ड्यूरेशन होता है 60 से 90 सेकेंड के बीच में होता है, या 1 मिनट उसको बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन पॉन्ड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होता है ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, सीवर के ट्रीटमेंट के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीवर को एक पॉन्ड होता है जिसमें सीवर को डाल देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कि उसमें जो थ्रू बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता रहेगा। तो इसके लिए जो डिटेंशन टाइम होता है वो हमारा 10 से 15 दिन का होता है, ठीक है। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी। आपको ये याद रखना है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती कि 10 से 15 दिन ही रहता है इसका टाइम। जैसे सेडिमेंटेशन टैंक का आपको याद रखना है, ग्रिट चैम्बर का याद करना है, और भी हमारे आरबीसी होते हैं उनका भी याद करना है। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर डिटेंशन टाइम उसका कितना होता है, किस टाइप के वेस्ट को वो डाइजेस्ट करता है, ये सारी ही चीज़ें। स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है उसका भी कौन कौन से बैक्टीरिया वर्क करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस भी एसएससी में पूछे गए हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The minimum dissolved oxygen which should be always present in water in order to save aquatic life। तो यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन की बात की जा रही है। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या होती है, तो वो जो वाटर रहता है हमारा उसमें जाके वो मिल जाती है। तो वो मिलती कैसे है, तो हमारे जो एल्गी रहते हैं, एल्गी क्या करते हैं, जो इन द प्रेजेंस ऑफ सन, वो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना जो फूड बनाते हैं। तो फूड जब बनाते हैं तो क्या होता है उसमें, ये आप लोगों को सबने पढ़ा है कि ग्रीन एल्गी क्या करेगी, CO2 कंज्यूम करेगी और O2 को वो उसमें क्या निकालेगी, ठीक है, वाटर में वो डिस्चार्ज करेगी। तो उसकी वजह से जो DO होता है वो वाटर का हमारा मेंटेन रहता है। और ये ऑक्सीजन किससे मिलती है, हमारी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रहती है, जो पानी में घुली हुई मेनली ऑक्सीजन होती है, उसको हम लोग डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। और जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम, वो 4 ppm या फिर 4 mg/लीटर होनी चाहिए फॉर सर्वाइवल ऑफ फिशेज़ या फिर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो DO होता है उसकी वैल्यू 9.2 mg/लीटर होना चाहिए, ठीक है। रिवर स्ट्रीम जो भी हमारी हैं, वरना क्या होगा कि यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है 2 ऑप्शन में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर मैक्सिमम पूछा आता तो है राइट आंसर क्या हो जाता है 10 ppm, क्योंकि 9.2 है तो इसको हम इक्विवेलेंट टू 10 ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरियाज इज। अब रूरल एरियाज में जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं वो कौन से मेथड से करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। लैंड फिलिंग, डीप वेल इंजेक्शन, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। तो ये हम लोग लैंड फिलिंग भी करते हैं, डीप वेल इंजेक्शन भी करते हैं, इंसिनरेशन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो आंसर है रूरल एरियाज़ में जो मेनली यूज़ करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम लोग एक जगह पे डंप कर देते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रहता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी, कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी साइफोनिस पाइप इज़ कनेक्टेड टू। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, तो आप इसका अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये फिर से पूछा गया है 2013 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लड डाइजेस्टर इज अमोनिया, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद करना है, जब एनारोबिक स्लड डाइजेशन होता है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू, तो जो मेन गैस हमारी लिबरेट होती है वो होती है मीथेन। ठीक है, इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं या बायोगैस भी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया मार्स गैस किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना मीथेन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब मीथेन गैस होती है इसको कलेक्ट कर लिया था, फिर इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर अदर किसी उसमें कर सकते हैं। तो जो मेन गैस है वो हमारी मीथेन है। बाकी हमारी NH3, अमोनिया भी और H2S गैस भी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से उस पर फाउल स्मेल भी आती है। तो लेकिन यहाँ पे जो मेन एनारोबिक मेन गैस पूछा गया, आंसर आपको क्वेश्चन ध्यान देना है कि क्या पूछा गया। यहाँ पे मेन गैस पूछा गया, तो मेन गैस जो होती है वो हमारी मीथेन होती है, जो कि मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया भी इसमें होते हैं जब स्लड डाइजेशन होता है एनारोबिक। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, जब वो बैक्टीरिया वर्क करते हैं उनके उसमें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनारोबिक ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर, एनारोबिक ट्रीटमेंट मेनली देख लेते हैं। फिर एनारोबिक ट्रीटमेंट क्या होता है, एनारोबिक ट्रीटमेंट वो होता है जब हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं वेस्ट को इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन में हम लोग जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं। और जो एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, एरोबिक में क्या करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, वो प्रेजेंट रहती है। इसमें क्या रहती है, वो एब्सेंट रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, हाई इफिशिएंसी, टॉक्सिक वेस्ट, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक वेस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो एनारोबिक ट्रीटमेंट हम लोग बेस्ट सुटेड किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट। जो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसी को हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, जैसे सड़ा के वो सड़ जाता है, धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उसमें गैसेस निकलती हैं, जैसे मीथेन, अमोनिया, H2S, इस तरह की फाउल गैसेस भी निकलती हैं। और एनारोबिक ट्रीटमेंट में हम उसको पूरी तरीके से बंद करके करते हैं, जिससे कि उसमें जो गंदी स्मेल आती है उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ना पॉल्यूट हो या फिर फ्लाई न्यूसेंस ना हो। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं। और इसमें फ्री ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो इसमें जो मीथेन फॉर्मर बैक्टीरिया होते हैं वो वर्क करते हैं और ऑक्सीजन गैस, और उसमें मीथेन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर एंड सीवेज इज। तो आपने जब वाटर का ट्रीटमेंट पढ़ा होगा तो उसमें भी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, और एक सीवेज का ट्रीटमेंट जब पढ़ा होगा तो उसमें भी एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है। उसमें दो हम लोग यूज़ करते हैं, एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, SST एंड PST। तो यहाँ पे जो पूछा गया फंडामेंटल डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है वाटर वाले सेडिमेंटेशन टैंक में और सीवेज वाले सेडिमेंटेशन टैंक में। तो ऑप्शन देखते हैं, सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक्स आर बिगर, सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक्स हैव मोर डेप्थ, sludge from sewage sedimentation tank is to be removed more frequently, it can be the final treatment of operation in water treatment। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। जो सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक होता है वो हमारा ज़्यादा डेप्थ का हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग उसमें प्राइमरी जो सेडिमेंटेशन टैंक करते हैं, जो वाटर वाला होता है, 8% ऑफ वाटर इन सीवेज इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है सीवेज में। तो आपको पता होना चाहिए कि सीवेज जो होता है उसमें 99.90% वाटर होता है प्लस 0.10% इसमें सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सी, 99.90%। ये भी ऑप्शन, ये तो सीवेज के बारे में सबको पता होना चाहिए कितना परसेंट उसमें सॉलिड होता है या फिर कितना परसेंट उसमें वाटर होता है। अगर सॉलिड की बात की जाती तो यहाँ पे ऑप्शन में 0.10 होता, तो हम यहाँ पे 0.10 को सही करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी वाटर की बात की जा रही है तो यहाँ 99.90। और सॉलिड वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सीवेज होता है उसमें कितना परसेंट सॉलिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम विथ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन। अब यहाँ मिनिमम विथ पूछी गई है, सारे स्पेसिफिकेशन जितने भी डायमेंशंस के होते हैं उन सबको याद करना है। सेप्टिक टैंक की भी हमने बात की थी कि वेंट पाइप जो उसमें लगाते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है, कनेक्टिंग पाइप क्या होता है, उसका डाया क्या होता है, डाइजेशन टाइम जो होता है वो कितना होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती। तो इसका जो मिनिमम विथ होती है वो होती है हमारी 75 सेंटीमीटर या फिर 750 mm। ये आपको याद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेयर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेंशन पीरियड इन अ सेप्टिक टैंक इज अज्यूम्ड टू बी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आया है कि डिटेंशन टाइम कितना होता है सेप्टिक टैंक का। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि उसका जो डिटेंशन टाइम होता है, जितनी देर में वो जो वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो होता है 24 to 48 आवर्स के बीच में होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ ऑप्शन में मिनट्स में सारी चीज़ें दे रखी, तो कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 24 to 48 आवर्स के बीच में लाई करता है। ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि टाइम क्या होता है सेप्टिक टैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड मेनली बाई। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका मेन कॉज है हमारा CO2 गैस, जो कि चीफली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 70% जो है वो CO2 गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन एक आता है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैस क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए हमारे H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी ऑप्शन में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन जो है वो किसकी वजह से होती है। तीसरा हमारा होता है ओजोन डिप्लीजन। तो ओजोन डिप्लीजन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ओजोन डिप्लीजन, जो ओजोन परत है उसमें जो छेद हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जो पॉल्यूशन हो रहा था उसकी वजह से, तो इसके लिए जो गैस चीफली रिस्पॉन्सिबल है, मेन गैस जो होती है चीफली, छोटी जो जैसे 70% मैंने बोला कंट्रीब्यूशन CO2 का, बाकी 30% में उसमें सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सारी गैसेस CFC सब आ जाएंगी। लेकिन जो मेन है वो हमारा यहाँ पे CO2 है। वैसे एसिड रेन के लिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और ओजोन के लिए हमारा CFC चीफली क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीजन। तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, तो हेयर राइट आंसर विल बी C, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिपॉजिट गेजेस आर प्रोवाइडेड विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, मेनली इसको भी जैसे हमने देखा कॉपर सल्फेट की बात किया रही, तो इसको जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो एल्गी ग्रोथ होती है, एल्गी की जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, जो सन रेज होती है उनको ब्लॉक कर देती है, और एक पूरा सा एक मैट फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेज आ नहीं पाती हैं, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो भी सही से हो नहीं पाता है, और जो DO होता है वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाता है। तो जो रिवर है हमारी, कोई भी नेचुरल पॉन्ड, लेक है, उसका जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो उसको प्रिवेंट कर देता है, मतलब वो उसको होने नहीं देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ किस में करते हैं, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, टू स्कार बर्ड, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पे जो मेन जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। जैसे हमने बताया, जो एल्गी की ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उसमें किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, ग्लोबल वार्मिंग होता है उसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। जो अर्थ का टेम्परेचर है डे बाई डे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, जितने भी हुए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये वाटर जाके हमारे सीज और ओशन में मिलता है, और सीज और ओशियन का वाटर लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी हो। ये सब किस वजह से हो रहा है, जो इतना ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इस पॉल्यूशन को अगर कम नहीं किया गया तो जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो सारी ही धीरे धीरे क्या हो जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है देखते हैं क्या होता है, परमिटिंग द आउटसाइड सोलर रेडिएशन टू रीच द ग्राउंड बट प्रिवेंटिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड इनटू स्पेस। तो इसमें ये तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, परमिटिंग द सोलर रेडिएशन ऑफ शॉर्ट लेंथ एंड रेडिएट टेरेस्ट्रियल हीट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा बी होगा। ये क्या करता है, परमिट करता है सोलर रेडिएशन
को ऑफ शॉर्ट जो लेंथ की होती है और री रेडिएट कर देता है टेरेस्ट्रियल हीट ऑफ लॉन्ग वेव लेंथ को। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेनली क्या होता है, जो जैसे जो हमारी सनरेज आती हैं, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह जो CO2 की वजह से क्या होता है, इसमें जो रेज आती हैं वो कुछ जो होता है वो हमारी अर्थ तक आती हैं और कुछ बैक कर जाती हैं। लेकिन अगर CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वो हमारी अर्थ को गर्म करते रहते हैं, मतलब वो जो है वो वार्मिंग होती रहती है। किस वजह से, जो रेज हैं वो आती तो हैं लेकिन वो बैक नहीं कर पाती हैं। जैसे कि ये रेज आई लेकिन उसमें जो बैक होना चाहिए वो नहीं होता, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारे जो इसमें एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स और जो गैसेस प्रेजेंट हैं, और इसी की वजह से जो हमारी अर्थ है डे बाय डे वो क्या होती जा रही है, उसका टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज़ करता जा रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो आपने देखा होगा जो कितना सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सब इसी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी हो रहा है। तो इसलिए इसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, वरना फिर ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइस यूज फॉर इजी सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रो साइज इज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डिवाइस कौन सी यूज़ करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। साइक्लोन्स, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, बैग फिल्टर, स्क्रबर्स। तो ये जितनी डिवाइसेस हैं, आपने पर्टिकुलेट मैटर का जब पढ़ा होगा कि जो पर्टिकुलेट मैटर और गैसेस होती हैं इनको रिमूव करने के लिए सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और जो गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं इंडस्ट्री में उनको रिमूव करने के लिए ये सारी ही गैसेस का ये सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स का डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये साइज़ के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी होती है कि मतलब इसका जो डिवाइस है ये किस मतलब इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि किस टाइप के पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा यहाँ पे साइक्लोन। ये क्या करता है, जो ड्राई डस्ट होती है वो 10 to 100 माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The velocity of exit waste gases should be minimum of wind speed to prevent downdraft। तो यहाँ पे ये आपको याद करने वाला वैल्यू है और ये 2017 में क्वेश्चन आया है। इसके पहले ये क्वेश्चन अभी आया भी नहीं था। तो इस वैल्यू को आपको याद करना है कि कितना वेलोसिटी होती है एग्जिट वेस्ट गैसेस के लिए। तो ये होती है हमारी 1/2। हेयर राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, अब देखिए SSC में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं और आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स इंडेक्स वैल्यू इन बिटवीन 101-199 डिनोटेड द एयर क्वालिटी एज। तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने इसको PSI या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा होगा आपने। अब क्या होता है, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था, लखनऊ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था, तो जगह जगह पे स्क्रीन्स लगाई गई थी। तो स्क्रीन्स में जो हमारी गैसेस लिखी हुई थी, मेनली जो पोल्यूटेंट थे उनके नाम लिखे हुए थे कि कितना कितना कंसनट्रेशन प्रेजेंट है इस टाइम एटमॉस्फेयर में। तो स्क्रीन में वो सारी ही उसमें वैल्यूज़ दिखाता है कि कितना कितना है इसमें। तो इसमें जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग 6 जो मेन पॉल्यूटेंट हैं उनको हम लोग लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मेनली इसके लिए भी वैल्यूज़ भी दी गई हैं कि 0 से 50 है तो क्या होगा, अगर 51 से हमारा 99 है, 100 है तो क्या होगा एटमॉस्फेयर में, मतलब एयर क्वालिटी जो है वो कैसी है, या फिर 101 से लेकर 200 है या 199 है तो ये कितना होगा। तो ये है, तो ये हमारा अगर 0 से 50 है तो ये हमारा वेरी गुड है, ये हमारा गुड हो जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 101 से 199 के बीच में लाई करती है तो ये जो हमारा एयर क्वालिटी है वो कैसा है, अनहेल्दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो यहाँ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की बात की जा रही है। एयर पोल्यूटेंट क्या, प्राइमरी एयर 2 टाइप के एयर पोल्यूटेंट होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो किसी भी आइडेंटिफेबल सोर्स से डायरेक्ट एमिट होते हैं। ठीक है, बिना किसी से रिएक्ट करे डायरेक्ट ही एमिट होंगे, उनको हम लोग प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से रिएक्ट करके बनाते हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड है। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में आया तो एटमॉस्फेयर में उसको टेम्परेचर मिला, वाटर वेपर मिला और उससे रिएक्ट करके उसने क्या बना लिया, अदर कंपाउंड बना लिया। उसको जैसे CO2 हो गया, अगर वो वाटर
वेपर और उससे रिएक्ट करेगा टेम्परेचर से, तो वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2SO4। तो जो H2SO4 है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट इमिट हुई है और ये क्या हुआ है, जो एटमॉस्फेयर में हमारा टेम्परेचर और वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्ट करके इसने बनाया। ऐसे ही हमारा होता है अमोनिया, NH3 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि अभी बताया था हमने एसिड जो रेन होती है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा होता है हमारा ओजोन, जैसे जो हमारी ऑक्सीजन होती है और जब नोसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये हमारा बना लेता है ओजोन। ये सब हमारे क्या हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। लेकिन जो डायरेक्ट इमिट होते हैं जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। और जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं जैसे H2SO4, HNO3, ओजोन और पैन भी हमारा होता है। ये ऑप्शन एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, कौन से सेकेंडरी है। तो 2017 में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन जो है ये तो सही है, लेकिन और ऑप्शंस देख लेते हैं। ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ ओजोन तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ओजोन नहीं है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। तो ओजोन आपको याद रखना है कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। और यहाँ पे तो पहला ऑप्शन है वो दोनों ही सही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, वो हमने कवर कर लिए एनवायरमेंटल के। अब कल हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि हम कौन सा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें। एंड गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।